गुड आफ्टरनून एवरीबडी। बेटा आज अपन बात करेंगे यूरिया फीडिंग की, है ना। यूरिया फीडिंग जो है ये अपन बेसिकली रूमिनेंट्स में ही करते हैं। रूमिनेंट्स मतलब वो जानवर जो भूसा को डाइजेस्ट कर पाते हैं, है ना, या फिर जिनके स्टमक के 4 कंपार्टमेंट होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। तो जिसमें रूमन फंक्शनल है, मतलब 6 महीने से ऊपर का काफ जो भूसा पचा पाता है, सिर्फ उसी को अपन बेसिकली यूरिया फीडिंग खिलाते हैं। ठीक है, पहले अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट यूरिया। तो यूरिया क्या है? तो यूरिया एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ, है ना। इसका कोई कलर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, सॉलिड होता है। लगभग सबने देखा होगा कि जो साबूदाने के जैसे छोटा छोटा सा दाने आते हैं, ये यूरिया है ना। और यूरिया को अपन बेसिकली फील्ड में एज अ फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, उर्वरक के तौर पर। यूज़ क्या है यूरिया फर्टिलाइजर का? तो यूज़ है जैसे अपन जब इसको खेत में यूज़ करते हैं तो ये नाइट्रोजन को रिलीज करता है, ठीक है। जैसे खेती के लिए बेसिकली 3 एलिमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, NPK, ठीक है। ये बेसिकली 3 मेजर मिनरल्स हैं जो अपन को ज़रूरी होते हैं खेत के लिए, ठीक है, मतलब प्लांट्स के लिए। जैसे अपन एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में अपन को कैल्शियम, फॉस्फोरस ज़रूरी है। वैसे प्लांट्स की जब अपन बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये मेजर 3 एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए चाहिए पड़ते हैं, ठीक है। ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। फिर जो बम फटाके वगैरह बनाने के लिए एज अ एक्सप्लोसिव यूज़ होता है। अभी थोड़े दिन पहले शायद आप लोगों ने इंसिडेंट सुना होगा लॉकडाउन के समय पे, जो लेबनान में एक बम ब्लास्ट हुआ था, है ना, बेरूत बम ब्लास्ट। वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट से भरा हुआ टैंकर फट गया था और 200 से ज़्यादा वहाँ पे डेथ हुई थी। तो इसको अपन बेसिकली एज अ एक्सप्लोजिव भी यूज़ करते हैं, ठीक है, पटाखे वगैरह बनाने के लिए। फिर फ्लेवर एनहेंसर है सिगरेट में, है ना, सिगरेट में अपन इसको डालते हैं। फिर यूरिया बहुत सारी क्रीम्स में आता है, ठीक है, जो डर्मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट है स्किन वगैरह के लिए। तो ये एक तरीके से ना स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करता है, सुखाता नहीं है। तो बेसिकली ये जो अपने यहाँ पे मार्केट में क्रीम वगैरह आती हैं उसमें भी रहता है। और एट लास्ट जिसकी अपन आज बात करने वाले हैं डिटेल में, वो है एनिमल फीड, ठीक है। ये अपन जानवरों को खिला भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान किस में रखना है? तो ध्यान बेसिकली अपन इसको रूमिनेंट्स में खिलाएंगे, है ना, और वो भी उन जानवर में जो 6 महीने से ऊपर के हैं, जिसका रूमन फंक्शनल है, वो भूसा को डाइजेस्ट कर पाने लगा हो, उसमें अपन बेसिकली इसकी फीडिंग करते हैं। ओके, तो यूरिया जो है ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड है। जब इसका अपन फॉर्मूला देखते हैं, ये देखो, ये इसका ऊपर फॉर्मूला बना हुआ है NH2 C+O NH2, है ना। तो जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो इसमें लगभग 46% नाइट्रोजन है, ठीक है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन है। और जब अपन कोई एक बेसिक प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी अपन एक प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन का जब अपन नाइट्रोजन देखते हैं, है ना, तो उसका जब अपन बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो 46% यदि अपन उसको नाइट्रोजन खिलाएंगे तो 287% क्रूड प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, है ना, क्रूड प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन नाइट्रोजन के साथ जो बेसिक एक तरीके से कमी है वो क्या है कि जब अपन अमोनिया की फीडिंग करते हैं तो अमोनिया में सल्फर बिल्कुल नहीं होता, है ना। जैसे अपन नॉर्मल प्रोटीन फीडिंग करते हैं एनिमल को, तो प्रोटीन में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन। इसमें सल्फर नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन तो इनफ अमाउंट में मिलेगा लेकिन सल्फर नहीं मिलेगा। बाकी ऑल मिनरल्स डेफिशिएंट हो जाएंगे और इसकी खुद की कोई एनर्जी वैल्यू नहीं है, ठीक है। यूरिया से कोई भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है। फिर यूरिया यूटिलाइज कैसे होता है ना। तो बेसिकली हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि यूरिया की अपन फीडिंग कराते हैं रूमिनेंट्स में, है ना। जिसका रूमेन फंक्शनल है, जिसका बड़ा वाला पेट फंक्शनल है, उसमें अपन यूरिया की फीडिंग कराएंगे। तो यूरिया जब पानी के साथ मिलता है और यूरियस एंजाइम इसमें रहता है तो ये टूट जाता है अमोनिया में और CO2 में, ठीक है ना। अभी अपन ने यूरिया का स्ट्रक्चर देखा था NH2CO NH2, तो ये NH3 2 बन जाएंगे, NH3 और CO2 अलग हो जाएगा, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन उसके पास है, तो ऑक्सीजन के साथ CO2 अलग हो जाएगा और 2 जगह पे हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनेंगे। मतलब बेसिकली जब अपन एक यूरिया खिलाते हैं तो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनते हैं और CO2 बनता है, ठीक है ना। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी सोर्स, ये प्राइम सोर्स है जो चाहिए यूरिया यूटिलाइजेशन के लिए। यदि आप यूरिया खिला दे रहे हो और एनिमल के पास एनर्जी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो यूरिया नुकसान कर जाएगा, उससे टॉक्सिसिटी हो जाएगी।
इसीलिए ध्यान रखना है कि यूरिया की जब अपन फीडिंग खिलाएं तो उसके साथ में स्टार्च या मोलासेस या कोई भी एनर्जी सोर्स है ना, नॉर्मल गुड़ भी अपन उसको खिला सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन जब करते हैं, क्योंकि पेट में क्या है बहुत सारे टाइप के कीटाणु हैं, ठीक है, वो कीटाणु क्या करते हैं, भूसे को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जैसे भूसा वगैरह जो है ये किसी भी मतलब किसी भी नॉन रूमिनेंट्स में अपन लोगों में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि अपनी बॉडी में जो डाइजेशन है वो माइक्रोब्स के थ्रू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो बड़ा वाला पेट है उसमें माइक्रोब्स हैं और वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देते हैं छोटे छोटे वॉलेटाइल फैटी एसिड में और कीटो एसिड में, ठीक है। ये जो कीटो एसिड बना है एज अ रिजल्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, है ना, ये जो कीटो एसिड बना है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के थ्रू, ये बेसिकली अमोनिया के साथ मिक्स होकर अमीनो एसिड बना लेता है। और अमीनो एसिड बेसिकली क्या है, अमीनो एसिड इज फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन, है ना। कोई भी प्रोटीन है तो बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलके बना है। तो अमीनो एसिड जो हैं जब ये जोड़ेंगे आपस में, है ना, इनके बीच में जोड़ने के लिए जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड लिंकेज, है ना। जैसे 10 अमीनो एसिड को अपन को जोड़ना है, 10 कपड़े को अपन को यदि जोड़ना है तो 9 बार उसको गठान बांधनी पड़ेगी। वैसे 10 अमीनो एसिड को यदि जोड़ना है तो 9 पेप्टाइड लिंकेज लगेगा, ठीक है। या फिर कितने भी अमीनो एसिड को अपन को जोड़ना है तो उसमें -1 अपन कर देते हैं, उतनी गांठ लगानी पड़ेगी, मतलब उतने उसमें पेप्टाइड लिंकेज बनेंगे और फिर ये माइक्रोबियल प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो यूरिया से अपन को अमोनिया और CO2 मिला, फिर कार्बोहाइड्रेट्स ने माइक्रोबियल फर्मेंटेशन किया, उससे वॉलेटाइल फैटी एसिड और कीटो एसिड मिला। कीटो एसिड जरूरी है ना, यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, कीटो एसिड नहीं बनेगा तो ये अमोनिया टॉक्सिसिटी कर जाएगा, मतलब जानवर बीमार पड़ जाएगा, इसमें डेथ भी हो सकती है। अमोनिया और कीटो एसिड मिक्स होकर बेसिकली रूमेन माइक्रोब्स के थ्रू अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज बनाता है ना। और पेप्टाइड लिंकेज से बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के माइक्रोबियल प्रोटीन बनाते हैं, है ना। अमीनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। तो अमीनो एसिड जो है एक तरीके से ईंट है, जैसे घर बनाना है तो घर बनाने के लिए अपन को बहुत सारी ईंटें चाहिए, लाइक वाइट अमीनो एसिड बहुत सारे चाहिए माइक्रोबियल प्रोटीन या नॉर्मल प्रोटीन भी बनाने के लिए, ठीक है। माइक्रोबियल प्रोटीन जाके डाइजेस्ट कहाँ पे होगा, एबोमेजम में। एक्चुअली क्या है कि जैसे अपन ह्यूमन की बात करते हैं या फिर एनिमल्स की या माइक्रोब्स की भी बात करते हैं तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन से मिलके बनी होती है ना, प्रोटीन और फैट से मिलके बनी होती है। PLLP मतलब प्रोटीन लिपिड फिर प्रोटीन, इससे मिलके उसकी बॉडी बनी होती है ना। और जो माइक्रोब्स हैं, कीटाणु हैं, उनके पास दिमाग तो होता नहीं है, तो अल्टीमेटली उनको एक ही चीज़ दिखती है, जब भी फूड मिला है तो अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। तो लाइकवाइज जब इसको अमीनो एसिड और कीटो एसिड मिलते हैं, मतलब मिल जाते हैं, तो उनके मिलने के कारण ये अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। बहुत सारे कीटाणु हो जाएंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे प्रोटोजोआ और बहुत सारी फंजाई हो जाएगी, ठीक है। जो रूमेन में डाइजेशन हो रहा है वो बेसिकली माइक्रोब्स के कारण ही हो रहा है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंजाई, इनके कारण वहाँ पर डाइजेशन हो रहा है। जो फाइबर अपन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो कीटाणु डाइजेस्ट करके गाय को दे रहे हैं, है ना। एक तरीके से गाय भी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, कीटाणु उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं और वो डाइजेस्ट करने के बाद में गाय को दे रहे हैं, है ना। फिर जैसे अपन मुंह से खाना खाते हैं और पेट में जाता है, पेट में बहुत ज़्यादा एसिड होता है ना। जैसे बाहर कोई भी खाना सड़ जा रहा है और उसको अपन ने 2 घंटे पहले खा लिया तो अपने पेट में जाके क्यों नहीं सड़ रहा है, डाइजेशन टाइम तो 2 घंटे नहीं है। तो उसमें जो एसिड प्रेजेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो फूड को सड़ने नहीं देता है। लाइकवाइज ये जो माइक्रोबियल प्रोटीन है जो रूमेन में बना है, ये कहाँ जाएगा, लास्ट वाले स्टमक में जाएगा, है ना। पहला स्टमक है रूमेन, फिर रेटिकुलम, फिर ओमेसम और फिर एबोमेजम। तो एबोमेजम जो है ये अपने पेट जैसा काम करता है, दैट इज ट्रू स्टमक फॉर द रूमिनेंट्स। तो यहाँ पर एबोमेजम में जो फूड जाएगा, ये जाकर जितने भी माइक्रोब्स थे, इतनी ज़्यादा एसिड है वहाँ पे कि ये सारे के सारे माइक्रोब्स की डेथ हो जाएगी, है ना। ये कीटाणु की डेथ हुई और कीटाणु की बॉडी जो प्रोटीन से मिलके बनी थी वो बिल्कुल वैसे ही यूटिलाइज होगी जैसे नॉन रूमिनेंट्स में होती है। जैसे अपनी बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ऐसे ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा एबोमेजम से। यहाँ पे जो प्रोसेस अलग है वो कहाँ तक है, ये जो प्रोसेस अलग है ये सिर्फ रूमेन तक है। रूमेन में माइक्रोबियल प्रोटीन बना और एबोमेजम में जाके वो नॉर्मल वैसे ही डाइजेस्ट हो रहा है जैसे नॉन रूमिनेंट की बॉडी का प्रोटीन। जैसे अपनी बॉडी में प्रोटीन जो है ये टूट जाएगा, है ना, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टाइड्स में बन के और फिर ये अपने सेल में चला जाएगा जहाँ पर ये सेल के मल्टीप्लिकेशन में वर्क करेगा, है ना। जैसे कोई भी बॉडी की अपन बात करते हैं तो सेल की लाइफ जितनी है, ह्यूमन की लाइफ तो उससे बहुत ज़्यादा है। तो रिपीटेडली अपनी बॉडी में सेल की डेथ होती रहती है और नई सेल बनती रहती हैं, इसके लिए प्रोटीन चाहिए।
प्रोटीन बेसिकली कहाँ से मिला अपन को? फूड के थ्रू। तो यहाँ पर जो माइक्रोबियल प्रोटीन था वो डाइजेस्ट हुआ एबोमेजम में, है ना, ये जाके वहाँ कन्वर्ट हुआ पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स में, मतलब छोटे छोटे प्रोटीन में, और फाइनली ये टूटा अमीनो एसिड में, और वो अमीनो एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू अपने सेल में चली गई। वो सेल में जाके ये अपनी बॉडी के जैसा प्रोटीन बनाएगी, क्योंकि हर किसी की बॉडी का प्रोटीन ना अलग अलग होता है। प्रोटीन अलग का मतलब ये नहीं है कि अमीनो एसिड अलग हो जाएगा, अमीनो एसिड की चेन अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, जो सीक्वेंस में अमीनो एसिड जुड़े हुए थे वो अलग अलग हो जाते हैं। ये जो माइक्रोबियल प्रोटीन है ना, ये टूटा अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड में टूट के ये स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होके अब ये सेल में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो मेन इसका कंक्लूजन है वो ये है कि जो प्रोटीन है, मतलब जो यूरिया है, वो प्रोटीन किस में बन पाएगा? सिर्फ रूमिनेंट्स में। सिर्फ रूमिनेंट मतलब वहाँ पर माइक्रोब्स की फंक्शनिंग ज़रूरी है। जब माइक्रोबियल प्रोटीन फंक्शनल होंगे तभी ये प्रोटीन बनेगा, ठीक है। फिर कुछ कुछ फैक्टर्स जो यूरिया यूटिलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैंने बताया कि नाइट्रोजन के यूटिलाइजेशन के साथ हमको सल्फर भी चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल बॉडी में नाइट्रोजन सल्फर रेशो कितना होता है? 10:1, ठीक है। यदि 10 पार्ट नाइट्रोजन चाहिए तो 1 पार्ट सल्फर भी चाहिए, तभी बेसिकली अपनी बॉडी के लिए वो प्रोटीन बना पाएगा। जैसे सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनिन जो है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये तभी बनेंगे जब सल्फर हो, ठीक है। तो नॉर्मल बॉडी के लिए नाइट्रोजन सल्फर रेशो रहता है 10:1, लेकिन जो वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल है, जैसे कि शीप गोट, है ना, गोट भी कुछ हैं जो वूल को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि छंतंगी वगैरह। तो वूल जो है वो कैरेटिन से मिलके बना है, और कैरेटिन क्या है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो इन एनिमल्स के केस में, शीप गोट के केस में, जो भी वूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, नाइट्रोजन सल्फर रेशो 5:1 रहता है, याद रखना, ठीक है। नॉर्मल नाइट्रोजन सल्फर रेशो 10:1 है, ठीक है, लेकिन जो वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल है उसके लिए नाइट्रोजन सल्फर रेशो 5:1 रहेगा। इसके साथ में रेडिली अवेलेबल एनर्जी सोर्स चाहिए, है ना। पहले भी मैंने बताया कि कीटो एसिड वहाँ पे चाहिए पड़ेगा, और कीटो एसिड कैसे बनेगा? वहाँ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है वॉलेटाइल फैटी एसिड में और कीटो एसिड में। तो यहाँ पर जो कीटो एसिड है वो और यूरिया से जो अमोनिया मिली है, ये मिलके अमीनो एसिड बनाते हैं। तो यहाँ पर सल्फर चाहिए, सल्फर के अलावा कीटो एसिड चाहिए, है ना, मतलब एनर्जी चाहिए। तो 1 किलोग्राम स्टार्च चाहिए अपन को 100 ग्राम यूरिया पचाने के लिए। यदि कोई एनिमल 100 ग्राम यूरिया खा पा रहा है तो 1 किलोग्राम उसको स्टार्च चाहिए ही चाहिए है। यदि स्टार्च की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो जो यूरिया बेनिफिट का काम कर रहा है वो टॉक्सिसिटी कर देगा, जानवर बीमार पड़ जाएगा, उसकी डेथ भी हो सकती है ना। फिर अपन लोअर लेवल यदि यूरिया का खिलाते हैं तो यूटिलाइजेशन बेटर होता है ना। जैसे अपन को कोई भी चीज़ के लिए एडेप्टेशन चाहिए होता है ना, एक एनवायरमेंटल कंडीशन से अपन दूसरे में जाएं, ठंड में चले जाएं या ज़्यादा गर्मी में चले जाएं, तो इट नीड्स एडेप्टेशन। लाइकवाइज यूरिया फीडिंग यदि अपन रूमिनेंट्स में करा रहे हैं तो उसमें भी एडेप्टेशन की ज़रूरत होती है ना। जैसे नॉर्मल यदि एनिमल 100 ग्राम यूरिया यूटिलाइज कर पा रहा है तो इकट्ठा 100 ग्राम उसको पहले दिन से स्टार्ट नहीं करेंगे, है ना। पहले दिन अपन स्टार्ट करेंगे 5 ग्राम या 10 ग्राम से, फिर एक आध हफ्ते 10 ग्राम चलाने के बाद में 15 ग्राम करके, फिर 20 ग्राम करके, लाइकवाइज ग्रेजुअली अपन इसको इम्प्रूव करेंगे या इंक्रीज करेंगे फीडिंग को, और अल्टीमेटली ये 100 ग्राम यूरिया तक अपन उसको पहुंचा देंगे, ठीक है। फिर अपन को इसको एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में खिलाना होता है। जैसे अपन पर डे के हिसाब से खिला रहे हैं तो पर डे के अकॉर्डिंगली खिलाएं। ऐसा नहीं है कि आज खिला दिया फिर एक हफ्ते बाद खिलाएंगे तो फिर वो यूटिलाइजेशन उसका जो है वो फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को बेसिकली सल्फर चाहिए, उसके अलावा एनर्जी चाहिए, और ग्रेजुअली अपन उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। यदि आप यूरिया खिला रहे हो एनिमल को तो ये एक तरीके से सस्ता प्रोटीन सोर्स है। आप प्रोटीन उसकी डाइट की कम कर सकते हो, क्योंकि मार्केट वैल्यू में कोई भी चीज़ यदि प्रोटीन से बनी हुई है तो वो ज़्यादा महंगी होती है ना। जैसे आप अनाज जानवर के लिए खरीदते हो तो वो 20 रुपये किलो मिल रहा है, वही जब आप उसको केक खिलाते हैं, कॉटन सीड केक या मस्टर्ड केक या कोई और केक खिलाते हैं, है ना, तो बेसिकली वो महंगा पड़ता है, वो 50 रुपये किलो पड़ रहा है। तो यदि आप यूरिया की फुलफिलमेंट से प्रोटीन को कंप्लीट कर दे रहे हो, मतलब यूरिया फीडिंग से प्रोटीन को फुलफिल कर दे रहे हो, तो प्रोटीन अपन उसकी डाइट में कम कर सकते हैं। तो लगभग 13% प्रोटीन या उससे कम प्रोटीन भी खिलाएंगे तो भी एनिमल काम करेगा। एडेप्टेशन पीरियड इसका कितना है? 2 से 4 वीक। जैसे मैंने बताया ना, 5 ग्राम 10 ग्राम से स्टार्ट करके धीरे धीरे उसको 100 ग्राम तक पहुंचाना है। तो उतना 100 ग्राम तक पहुंचाने में कम से कम अपन को 1 महीने का समय लेना चाहिए, एकदम से उसका यूरिया फीडिंग नहीं बढ़ाना है, ठीक है। फिर आप कितना खिला सकते हो, है ना। तो यदि अपन उसको दाना खिला रहे हैं तो 100 किलो दाने में 1 किलो अपन यूरिया मिला सकते हैं, मतलब टोटल ड्राई मैटर में 100 किलोग्राम यदि अपन ने उसका फीड बनाया है, दाना भूसा चारा चरी सब मिलाकर,
तो अपन उसमें 1% यूरिया मिला सकते हैं। तो 1% ऑफ टोटल ड्राई मैटर या 2 से 3% ऑफ कॉन्सेंट्रेट फीडिंग। ठीक है, सिर्फ अनाज की यदि अपन बात करें तो अनाज यदि 100 किलो है तो 2 किलो यूरिया, 98 किलो अपन अनाज मिला सकते हैं। और टोटल ड्राई मैटर की यदि अपन बात करें, टोटल ड्राई मैटर मतलब टोटल फीड है ना, तो उसमें बेसिकली भूसा, चारा, अनाज, इसका 1%। तो 100 किलोग्राम ये टोटल यदि अपन बना रहे हैं तो उसमें 1 किलोग्राम अपन यूरिया तक मिला सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है। ये जो 1% ऑफ टोटल ड्राई मैटर है, ये हरियाणा PSC 2018 का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया था। मैक्सिमम सेफ लिमिट कितनी है इसकी? तो मैक्सिमम सेफ लिमिट है 136 ग्राम पर एनिमल। 360 किलोग्राम यदि बॉडी वेट का है तो लगभग 136 ग्राम है ना। 100 ग्राम अपन मोटा मोटी मान के चलें, इतना अपन पर डे पर एनिमल को खिला सकते हैं। लेकिन यदि 100 ग्राम यूरिया खिला रहे हैं तो 1 किलोग्राम एनर्जी सोर्स चाहिए, उसको स्टार्च चाहिए, या फिर उसके साथ में आप गुड़ खिला दें या मोलासिस खिला दें, ये अपन को चाहिए, है ना। फिर यदि अपन ड्राई मतलब कैसे बनाएंगे या अपन उसको किस तरीके से खिला सकते हैं, डायरेक्टली यूरिया नहीं खिलाना है तो रफेज को अपन उसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे अपना जो नॉर्मल भूसा है उसका अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यूरिया ट्रीटमेंट, है ना। अभी बेसिकली जो गढ़वासू है ना, जो पंजाब की बेसिकली यूनिवर्सिटी है, गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंस, उनने सेंट्रल गवर्नमेंट को पराली को एक तरीके से पराली जलाने से जो वहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है ना, उसको कम करने के लिए यही सलाह दी है कि उस पराली का यूरिया ट्रीटमेंट कर दो, है ना। पराली इज अ काइंड ऑफ रफेज, तो उसका यूरिया ट्रीटमेंट कर दो। यूरिया ट्रीटमेंट में क्या करना है, तो 100 किलोग्राम स्ट्रॉ, 4 किलोग्राम यूरिया और 50 लीटर पानी। 4 किलोग्राम यूरिया को 50 लीटर पानी में मिक्स कर लेना है और 100 किलोग्राम स्ट्रॉ जो है, 100 किलो स्ट्रॉ में अपन को उसको छिड़क देना है और छिड़क के उसको बेसिकली एयर टाइट पैकिंग में पैक कर देना है ना। ऊपर से तिरपाल वगैरह उड़ा के बिल्कुल उसको हवा नहीं लगनी चाहिए, वैसे अपन को रख देना है। और लगभग 4 वीक रखने के बाद में जो बन के आएगा वो यूरिया ट्रीटेड स्ट्रॉ होगा। यूरिया ट्रीटेड स्ट्रॉ से क्या होगा कि जो उसके बीच में लिग्नो सेल्यूलोज के बॉन्ड हैं जो नहीं पच पा रहे थे वो पचने लगेंगे, प्रोटीन वैल्यू उस स्ट्रॉ की बढ़ जाएगी, है ना। तो बेसिकली इससे 2 फायदे हैं, जो चीज़ नहीं पच पा रही थी वो पचने भी लगेगी, है ना। जो वेस्ट हो जा रही थी खिलाने के कारण वो पचने लगेगी, दूसरी चीज़ उसका प्रोटीन वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना। फिर यदि अपन साइलेज खिलाते हैं तो साइलेज में अपन इसको कितना मिला सकते हैं, तो 0.5% फ्रेश बेसिस पे, मतलब यदि बेसिकली अपने पास में 100 किलो साइलेज है तो आधे किलो अपन उसमें यूरिया मिला सकते हैं। अगली जो मेथड है दैट इज यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक, है ना। तो एक तरीके से अपन यूरिया मोलासिस मिनरल का ब्लॉक बना सकते हैं, है ना। एक तरीके से ईंट बना सकते हैं जिसको जानवर चाटे। तो इसमें 45% मोलासिस होगा, है ना। मोलासिस मतलब जो शुगर केन इंडस्ट्री है जहाँ पर बेसिकली शक्कर बन रही है, उसका जो बचा हुआ लिक्विड रहता है, स्लरी रहता है, उसमें भी कुछ शक्कर तो होती है, तो वो मोलासिस है ना। तो 45% मोलासिस, 15% यूरिया, 15% मिनरल मिक्सचर, कॉटन सीड मील 10%, सॉल्ट 8% जो नमक है, कैल्शियम पाउडर 4% और सोडियम बेंटोनाइट 3%। सोडियम बेंटोनाइट का इसमें काम क्या है, तो ये इसको बांधने का काम करता है, ठीक है। जैसे ये ऊपर आपको ब्लॉक बना हुआ दिख रहा ना, इतना बड़ा टीन जैसा, तो ये जो ब्लॉक है इसको बनाने के लिए सोडियम बेंटोनाइट मिक्स है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं, मोलासिस है, यूरिया है, मिनरल मिक्सचर है, कॉटन सीड है, सॉल्ट है, कैल्शियम पाउडर है और सोडियम बेंटोनाइट है। इसको मिला के ये एक तरीके से केक जैसा बना दिया है जिसको एनिमल चाटेगा और चाटने के थ्रू उसको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मोलासिस, यूरिया, मिनरल मिक्सचर, है ना, फिर कॉटन सीड, ये सारी चीज़ें उसको इसके चाटने से मिल जाएगी। फिर यूरिया मोलासिस लिक्विड भी बना सकते हैं, जैसे ये नीचे लिक्विड दिख रहा है तसले में रखा हुआ जिसको जानवर पी पाए। तो यूरिया इसमें 2.5 पार्ट है ना, जितना भी अपन सामान मिला रहे हैं उसमें 2.5 पार्ट यूरिया है, पानी है 2.5 पार्ट, ठीक है, 2.5 पार्ट्स पानी है, मिनरल मिक्सचर है 2 पार्ट्स, सॉल्ट है 1 पार्ट और 92 पार्ट क्या है, मोलासिस है ना। तो जैसे अपन ने 92 लीटर मान लो मोलासिस ले लिया है, 1 किलोग्राम उसमें सॉल्ट ऐड कर लिया है, 2 किलोग्राम मिनरल मिक्सचर ऐड कर लिया है, ठीक है, और 5 लीटर में आधा पानी और आधा यूरिया, ठीक है। इस तरीके से उसको लिक्विड में भी खिला सकते हैं। तो ये मेथड है यूरिया फीडिंग का, आप ड्राई रफेज को ट्रीटमेंट कर दें, है ना। इसका फ़ायदा क्या है कि लिग्नो सेल्यूलोज बॉन्ड उसके वीक हो जाएंगे और वीक होने की वजह से जो फाइबर को, है ना, जो भूसे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था जानवर, अब उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा, उससे एनर्जी ज़्यादा मिलेगी,
है ना, उसमें प्रोटीन वैल्यू भी बढ़ जाएगी। साइलेज में आप डाल के खिला सकते हो, तो साइलेज में 100 किलो साइलेज है तो आधे किलो अपन उसमें यूरिया मिला सकते हैं। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक बना सकते हैं, ये जो ऊपर एक ईंट जैसा बना है ये, या फिर लिक्विड बना सकते हैं, ये जो तसले में रखा हुआ दिख रहा है उसके थ्रू अपन इसको फीड करा सकते हैं। आगे अब बात आती है बेटा यूरिया टॉक्सिसिटी की। जैसे मैंने बताया कि यूरिया नीड्स एडेप्टेशन, ज़्यादा खिलाओगे तो जानवर की डेथ भी हो जाती है ना। तो बेसिकली यूरिया टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है जो अपन को फील्ड में मिलती है ना। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, अनाज की बोरी रख दी यूरिया के ऊपर, जानवर ने खाते खाते यूरिया खा लिया, तो उससे टॉक्सिसिटी हो जाएगी, है ना। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि यूरिया जो है ये यूटिलाइज तो होगा एनिमल में, लेकिन उसके यूटिलाइजेशन के लिए अपन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसका एडेप्टेशन चाहिए। यदि एनिमल एडेप्टेड नहीं है तो यूरिया टॉक्सिसिटी कर जाएगा। तो ज़्यादा यदि यूरिया खा लेता है टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ज़्यादा यूरिया खाएगा तो अमोनिया जल्दी बन जाएगा, है ना। यूरिया एक तरीके से टॉक्सिक नहीं है, लेकिन यूरिया पानी में और यूरिया एंजाइम के साथ मिलके 2 अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो रैपिडली अमोनिया बन जाएगा। वो अमोनिया क्या करेगा, रूमेन के पीएच को बढ़ा देगा, मतलब अल्कलाइन पीएच कर देगा, क्षारीय पीएच कर देगा, है ना। पीएच जो है एसिड का 7 से नीचे लेकर चलते हैं अपन, और 7 से ऊपर यदि पीएच जा रहा है तो वो अल्कलाइन है। जितना कम पीएच उतना ज़्यादा एसिड है ना। जैसे pH 1 और pH 2 की बात करोगे तो ज़्यादा एसिड क्या कौन है, pH 1। लेकिन अल्कलाइन के केस में जब बात करोगे तो pH 12 और pH 14 लोगे तो ज़्यादा अल्कलाइन कौन सा है, ज़्यादा क्षारीय कौन सा है, pH 14। ओके, ये जो अमोनिया ये डायरेक्टली रूमेन की वॉल से ही एब्जॉर्ब हो जाता है ना। रूमेन की जो वॉल है उसमें ब्लड सर्कुलेशन है, डायरेक्टली ये वॉल से ही एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको इंटेस्टाइन तक जाने की ही ज़रूरत नहीं है। और जब ये एब्जॉर्ब होगा तो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, तो ब्लड अमोनिया बढ़ जाएगा। ये बेटा लेवल याद रखना, है ना, ये लेवल कई एग्जामों में पूछा गया है। तो रूमन में अमोनिया लेवल कितना हो जब ये टॉक्सिक हो जाए, तो 80 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ रूमन लिकर, है ना। रूमन के अंदर जो पानी है लिकर है, तो 100 ml लिकर में यदि 80 मिलीग्राम अमोनिया मिल रहा है तो ये टॉक्सिसिटी कर देगा। और ब्लड में कितना है, तो ब्लड में 1 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ब्लड में यदि 1 मिलीग्राम अमोनिया पहुंच जा रहा है तो ये टॉक्सिसिटी कर देगा। ठीक है, खिलाने पे अपन को अडेप्टेशन के बाद टॉक्सिसिटी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो ब्लड में नहीं जा रहा है, उसको माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई अपनी बॉडी बनाने के काम में ले रहे हैं। ठीक है, ब्लड में यदि जाएगा तो ये टॉक्सिसिटी करता है। तो रूमेन का अमोनिया लेवल 80 मिलीग्राम पर 100 ml रहे तो टॉक्सिक है, और ब्लड का अमोनिया लेवल 1 मिलीग्राम पर 100 ml रहे तो ये टॉक्सिक है। ठीक है, फिर इससे होता क्या है, तो यदि टॉक्सिसिटी होगी तो आपको क्या देख के पता चलेगा कि टॉक्सिसिटी हो गई, तो पहली चीज़ तो किसान बताएगा कि ये खाली है। दूसरी चीज़ टेटनी होने लगेगी, है ना, उसकी बॉडी जो है एकदम से अकड़ जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, पेट फूल जाएगा, ब्लोट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होगा, है ना, झटके आने लगेंगे, अटेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बहुत जल्दी डेथ होती है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डेंजरस फीचर जो यूरिया का है, यदि सडन एनिमल खा ले, कि आधे घंटे से 2.5 घंटे के अंदर डेथ ही हो जाती है। बहुत ज़्यादा सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलता है ना। लेकिन फिर भी यदि कोई आप जल्दी अप्रोच कर लेते हो, जल्दी पहुंच गए हो और जानवर को बचाना है, तब आप क्या करोगे, तो इसका बेटा ट्रीटमेंट है कि 20 से 40 लीटर तक अपन ठंडा पानी पिला दें, एकदम ठंडा पानी। ठंडे पानी से क्या होगा कि एक तरीके से ना ये मतलब एनेस्थेटाइज का काम करती है, ये रूमेन की वॉल से कोई भी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं होने देगी। ठीक है, तो रूमेन की वॉल से जो अमोनिया एब्जॉर्ब हो रहा था, ठंडा पानी जाने की वजह से उसका एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, है ना। आप आइस डाल के पानी पिला सकते हो। और अभी मैंने बताया कि रूमेन जो अमोनिया है उसकी प्रकृति कैसी है, वो अल्कलाइन है ना, क्षारीय है, तो आप एसिड पिला दो, क्योंकि एसिड और अल्कली के थ्रू क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। जब एसिड और अल्कली आप दोनों खिलाते हो तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट और वाटर बना देते हैं, टॉक्सिसिटी उसकी खत्म हो जाती है। तो 4 से 5 लीटर 10% एसिटिक एसिड, है ना। चाउमीन की दुकान पे आपने देखा ही होगा, विनेगर जो मिलता है, 4 से 5 लीटर अपन को बनाना है 10% सोल्यूशन, मतलब अपन ने 9 लीटर पानी लिया, 1 लीटर एसिटिक एसिड मिला दिया और उसको मिला के उसको पिला दिया। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली ट्रीटमेंट है कि आप उसको ठंडा पानी पिला दें और आप उसको एसिटिक एसिड पिला दें। फिर अपन को क्या क्या प्रिकॉशन रखना है यूरिया फीडिंग में, तो मैंने पहले ही बताया कि जब तक रूमेन फंक्शनल ना हो, मतलब 6 महीने से छोटा यदि बच्चा है, दूध पीता है, गाय का बच्चा है, तो अपन उसको यूरिया नहीं खिलाएंगे। ठीक है, तो 6 महीने से छोटे काप्स को नहीं खिलाना है। फिर कभी भी इसको सोयाबीन के साथ मिक्स नहीं करना है। यदि सोयाबीन कच्चा है तो उसमें यूरिएज एंजाइम रहता है, और अभी मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि यूरिया
अमोनिया और पानी के साथ में, मतलब पानी और यूरियस एंजाइम के प्रेजेंस में अमोनिया और CO2 में टूट जाता है। रॉ सोयाबीन में यूरियस एंजाइम है तो इसको जल्दी जल्दी तोड़ देगा ये, है ना, जल्दी जल्दी अमोनिया निकल आएगा। और यदि रूमेन में जल्दी अमोनिया मिल गया तो बेसिकली टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और टॉक्सिसिटी लेवल क्या है, तो रूमेन में 80 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ल्यूमन लिकर और ब्लड में बेसिकली 1 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, इतना रहेगा तो टॉक्सिसिटी हो जाता है। तो कभी भी इसको रॉ सोयाबीन के साथ नहीं खिलाना है, फिर इसको यूनिफॉर्मली मिक्स करना है। ऐसा नहीं हो फीड में कि कहीं ज़्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए, ठीक है, किसी एनिमल में ज़्यादा पहुंच गया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, इसीलिए इसको यूनिफॉर्मली मिक्स करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो इसके लिए तरीका क्या होता है कि अपन को मान लो 100 ग्राम यूरिया को मिक्स करना है बेसिकली 100 किलो फीड में, या 1 किलो फीड, मतलब हाँ 100 किलो फीड में। तो अपन उसको क्या करेंगे कि पहले 1 किलो फीड में बढ़िया से मिक्स कर देंगे, फिर अपन पूरे फीड में उसको फैला देंगे और फिर अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। ये तरीका होता है। जब भी अपन को कोई थोड़ी सी चीज़ को पूरे में मिक्स करना होता है तो पहले अपन उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, नॉर्मल फीड के साथ उसको मिक्स करके थोड़ा सा उसका वॉल्यूम बढ़ा देंगे, फिर उसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड करके बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे, है ना। तो ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। फ्रीक्वेंट फीडिंग करानी है ना, ऐसा नहीं हो कि आज खिला दिया फिर 1 हफ्ते बाद खिलाया, तो फिर वो एडेप्टेशन नहीं हो पाएगा। यदि अपन ने उसकी फीडिंग स्टार्ट की है तो 5 ग्राम पहले 1 हफ्ते खिलाया, फिर 10 ग्राम, फिर 15 ग्राम, फिर 20 ग्राम, ऐसे करते करते उसको 1 महीने में अपन ने 100 ग्राम तक पहुंचा दिया। और फिर जो 1 महीने में पहुंचाया है 100 ग्राम, उस 100 ग्राम को कंटिन्यू रखना है, बीच में बंद नहीं करना है। जब भी आप बंद करोगे तो यूरिया यूटिलाइज करने की कैपेसिटी एनिमल की खत्म हो जाएगी और फिर टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। फिर यूरिया जो है ये बेसिकली अपन को यूरिया कितना खिलाना है, तो 1/3 ऑफ टोटल प्रोटीन रिक्वायरमेंट। जैसे जानवर को यदि प्रोटीन रिक्वायरमेंट 100 ग्राम की है तो 1/3 अपन यूरिया से फुलफिल कर सकते हैं, है ना। लगभग 33 ग्राम जो है वो यूरिया के थ्रू फुलफिल हो, बाकी अपन को प्रोटीन भी खिलाना है, ठीक है। जैसे कॉटन सीड केक और बाकी जो अपने पास में प्रोटीन चीज़ें आती हैं, ठीक है, मस्टर्ड केक है, वो सब अपन को खिलाना है, ठीक है। फिर यूरिया में नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड है, इसमें 46% नाइट्रोजन होता है ना। और इसको जब प्रोटीन में कन्वर्ट करोगे, है ना, क्योंकि बेसिकली जब अपन प्रोटीन में देखते हैं तो 16% नाइट्रोजन उसके फॉर्मूले में होता है, तो 287% इससे प्रोटीन बन पाता है, ठीक है। फिर यूरिया जो है ये नाइट्रोजन का सोर्स है, इस तो बेसिकली ये रूमन माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा, उसको बढ़ाएगा। इंक्लूजन लेवल कितना है, तो 1% ऑफ ड्राई मैटर, है ना, जितना अपन उसको भूसा ड्राई मैटर खिला रहे हैं उसका 1% अपन उसको खिला सकते हैं। ज़्यादा यूरिया खिलाएंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, है ना, जहरीला हो जाएगा। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी अभी मैंने बताया कि उसको ठंडा पानी पिला दो और एसिटिक एसिड पिला दो, है ना। यदि छा रही है कोई टॉक्सिसिटी हुई है तो एसिड पिला दो, बस ओवरऑल इतना ही है। आई थिंक यूरिया फीडिंग आप लोगों को क्लियर होगा। इस तरीके से आप यूरिया को यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। इससे जानवर में एक सस्ता प्रोटीन सोर्स अपन को मिलेगा जिसके थ्रू प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, है ना। बट इसके हाईलाइट्स क्या हैं कि आपको स्टार्च का उसमें ध्यान रखना है, स्टार्च का ध्यान रखना है। जैसे 100 ग्राम यूरिया खिला रहे हैं तो अपन को 1 किलोग्राम स्टार्च उसमें देना ही देना है। सल्फर का ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन सल्फर रेशो 10:1 होना चाहिए। लेकिन यदि वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल है ना, जैसे कि शीप है, गोट है, तो उसमें नाइट्रोजन सल्फर रेशो अपना 10:1 रहे। दिस इज ऑल अबाउट यूरिया फीडिंग। आई होप यू एंजॉइंग दिस सेशन। थैंक यू।